एंड वेलकम टू माय चैनल सोशल का फंडा। और बच्चों, आज मैं वाटर रिसोर्सेस जो आपका चैप्टर 3 है ज्योग्राफी का, उसका सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, थोड़ा सा उसका रिकैप। फर्स्ट पार्ट में वी डिस्कस्ड अबाउट द फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी ऑन दिस अर्थ, कि अर्थ पर कितना पानी है, कितना परसेंट पानी जो कि ओशंस और सीज में है, कितना परसेंट पानी है जो फ्रेश वाटर के रूप में है। ये सारी बातें हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करी थी। और साथ ही ये डिस्कस किया था कि अगर दुनिया में अर्थ के ऊपर अगर हम बात करें, अगर लैंड से भी ज्यादा वाटर है तो फिर वाटर स्कैर्सिटी क्यों होती है दुनिया में। जगह जगह आज बड़ी सीवियर वाटर स्कैर्सिटी है, पानी की कमी है, उसका कारण क्या है। तो फिर हमने डिस्कस किए थे 6 पॉइंट्स वाटर स्कैर्सिटी से रिलेटेड। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आप फर्स्ट वीडियो एक बार सेकंड पार्ट पढ़ने से पहले, उसको सीखने से पहले एक बार फर्स्ट पार्ट वापस से देख लें। ओके, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपके क्या टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेजर हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहली बात, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, रिवर वैली प्रोजेक्ट, ऐसा आपके बुक में दे रखा है। तो व्हाट आर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो एडवांटेजेस यानी फायदे और नुकसान, जो अभी नुकसान यानी जो इसकी वजह से परेशानियां बढ़ रही है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, जो इसके सेकंड पार्ट है जो आज हम कर रहे हैं उसमें। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वाटर मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसमें सबसे मेन आपको दे रखा है देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अलग अलग जगह अलग अलग टेक्निक्स लोग यूज करते हैं और करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो डिस्क्रिप्टिव वे में दे रखा है लास्ट में, वो दे रखा है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो इन बातों को हम आज के वीडियो में यानी सेकंड पार्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वापस मैं याद दिलाना चाहूंगा कि अभी हमने क्या बात देखी थी फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में, कि दुनिया में वाटर स्कैर्सिटी है और वाटर स्कैर्सिटी बढ़ती जा रही है। तो ऐसा अगर है तो क्या करें भाई। तो हम देखते हैं कि सिंस द एजेस मीन्स एंशिएंट टाइम्स, लोग पानी को बचाने के डिफरेंट मेथड्स को यूज करते थे। उसमें से एक मेथड जो पुराने समय से यूज होता आ रहा है वो हो रहा है डैमिंग द रिवर्स। डैमिंग द रिवर्स मीन्स के जो पानी के जो स्ट्रीम्स हैं, बहता पानी है, बारिश में जो नदियां बहती है या पेरिनल रिवर्स है, तो लोग वाटर अवेलेबिलिटी के तरह वाटर अवेलेबिलिटी के लिए सिंस एंशिएंट टाइम्स क्या करते आ रहे हैं, डैम्स बनाते आ रहे हैं। डैम्स क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर डिस्क्राइब किया है, एक आपको समझाने के लिए यहां पर मैंने एक पिक्चर भी बनाई है जिसमें मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये देखिए, मान लीजिए रिवर है, तो रिवर पर जैसे बह रही है तो बीच में ये क्या कर दिया, एक उसके ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दिया है। ऑब्स्टिकल हम क्या कह सकते हैं, ऑब्स्टिकल कहें या बैरियर कहें इसको, तो ये क्रिएट किया। अब इसके क्रिएट होने से क्या हुआ, उसके पीछे की साइड में आप देखिए कितना बड़ा वाटर रिजर्वॉयर क्रिएट हो गया है। ये वाटर रिजर्वॉयर क्या है, यही डैम है। इसी को डैमिंग क्या होती है, डैम किसे कहते हैं, आप देखिए इसकी डेफिनेशन से आपको समझ में आएगा। व्हाट इज डैम? अ डैम इज अ बैरियर, यानी एक तरीके की रुकावट है, एक बैरियर है। किस चीज का? अक्रॉस फ्लोइंग वाटर, यानी जो बहता पानी है उसके बीच में डैम एक रुकावट है जो इंसान बना देते हैं। जैसे आप सीमेंटेड बना दे, पहले लकड़ियां भी यूज होती थी, डिफरेंट मटेरियल यूज होता था पानी को रोकने के लिए। तो क्या है, अ डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट्स और रिटार्ड्स द फ्लो। पानी का जो बहाव है उसको रोकता है, उसको डायरेक्ट करता है। अब डैम
ताकि इस पानी को डिफरेंट डायरेक्शन में हम पहुंचा सकते हैं। तो डायरेक्ट्स द वाटर, ठीक है, और रिटार्ड, और पानी का तेज बहाव है उसको रोकता है, उसको धीरा करता है, डैम। ओके, ये डैम। तो देखिए, ऑब्स्ट्रक्ट, डायरेक्ट और रिटार्ड्स द फ्लो, ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्वोयर। अब ऐसा करने से क्या होता है, रिजर्वोयर क्रिएट होता है। ये देखिए पीछे की तरफ बड़ी झील बन जाती है, जिसको हम बांध बोलते हैं या जिसको हम लेक बोलते हैं। देखिए इस तरीके से क्रिएट हो जाती है बैक साइड में। ओके, तो क्या क्रिएट होता है, रिजर्वोयर, लेक, और उसको दूसरा शब्द क्या बोलते हैं, एम्पाउंडमेंट्स। तो ये होता है डैम। डैम इज अ बैरियर अक्रॉस द फ्लोइंग वाटर, ठीक है। तो अब आप देखिए कि क्या ये आज आधुनिक युग में, इट मीन्स क्या आज ही यानी मॉडर्न सेंचुरीज में ही हम क्या डैम्स बना रहे हैं। तो आप देखेंगे आपकी बुक में साइड में एक ब्लॉक दे रखा है, उसमें आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि सिंस एंशिएंट टाइम ह्यूमन बीइंग्स क्रिएटेड डैम्स। जैसे वहां एग्जांपल दे रखा है श्रृंगावेरापुरा। श्रृंगावेरापुरा इज अ प्लेस नियर इलाहाबाद। तो इलाहाबाद के वहां पर गंगा रिवर के पानी को रोकने के लिए एक क्या बनाया गया था, वाटर रिजर्वोयर क्रिएट किया, डैम बना करके, यानी पानी को रोका गया था। तो एक एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट सेंचुरी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपको और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं बुक में। एक आपको दे रखा है भोपाल लेक। भोपाल जो कैपिटल ऑफ एमपी है, मध्य प्रदेश है, वहां पर बहुत बड़ा लेक क्रिएट किया गया है, वो 11वीं सेंचुरी में बनाया गया था। इसी तरीके से आप देखिए कि 14वीं सेंचुरी का दिल्ली में हौज खास टैंक बनाया गया, हौज खास टैंक। तो टैंक भी एक तरीके से क्या वाटर रिजर्वोयर होता है, जो 14वीं सेंचुरी में बनाया गया। सो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन एंशिएंट टाइम, मिडिवल टाइम एंड इन मॉडर्न टाइम टू वी आर कंस्ट्रक्टिंग डैम्स। बट आज के डैम्स और पुराने डैम्स के अंदर हम किस तरीके से फर्क देख सकते हैं। पुराने जो डैम्स बनाए जाते थे या वाटर रिजर्वोयर्स बनाते थे, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मेजर दो मकसद होते थे। एक तो इरिगेशन पर्पस, खेती बाड़ी में पानी को यूज करना, और दूसरा डोमेस्टिक पर्पस। ये दो मेन बात होती थी। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इरिगेशन, ताकि फसल उगा सके बिना रेनी सीजन में भी। यानी रेनी सीजन में तो ठीक है, आपने क्रॉपिंग कर ली, ठीक है, कल्टीवेशन के अंदर बारिश की वजह से आपने कर लिया, बट अदर देन रेनी सीजन तो पानी चाहिए भाई। तो इरिगेशन के थ्रू फसलें उगाई जाती थी, तो इसलिए डैम्स बनाए जाते थे, और पानी डोमेस्टिक यूज में तो लेना ही है। बट आज जो डैम्स हैं बहुत बड़े बन रहे हैं, और क्या कर रहे हैं कि दे आर नॉट मेंट फॉर ओनली इरिगेशन एंड डोमेस्टिक यूज। आज डैम्स के कई उपयोग हैं, बहुत सारे यूजेस हैं, और वो यूजेस क्या है अभी हम उनको सीखेंगे। इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है आज, मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। लार्ज डैम्स को आज बोलते हैं मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। तो चलिए अब हम देखते हैं मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट मींस लार्ज डैम्स, उनके क्या एडवांटेजेस हैं, यानी आज वो किस काम में आ रहे हैं। तो देखिए मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आज किस काम में आ रहे हैं, हम इसको 7 टॉपिक्स में समझ सकते हैं, 7 पार्ट में हम उसको बांट सकते हैं, यानी एक से ज्यादा यूजेस हैं। अब देखिए 1 बाय 1 करके मैंने यहां लिखा है, जिसको हम समझेंगे। तो पहला है इरिगेशन। ऑब्वियसली खेतीबाड़ी तो आज भी करनी है, आज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, खेतीबाड़ी और चाहिए, फूड प्रोडक्शन और चाहिए, तो इरिगेशन तो है ही है साहब। दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, एक सब बड़ा काम। आज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी लार्ज डैम्स का एक बड़ा काम है बिजली उत्पन्न करना। टरबाइन मशीन्स लगाई जाती है और पानी छोड़ा जाता है, उसके प्रेशर से मशीन्स रोटेट होती है और बिजली पैदा होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये दूसरा एक बड़ा काम है। तीसरा हम जानते हैं डोमेस्टिक, और उसके साथ इंडस्ट्रियल यूजेस। अब आप देखिए डोमेस्टिक तो आप समझते ही हैं, घरों में पानी चाहिए नहाने धोने पीने हर चीज के लिए, वो तो ठीक है। मगर इंडस्ट्रियल यूजेस, आज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है आज के समय में, मॉडर्न जमाने में बहुत पानी चाहिए भाई उनको भी।
तो इंडस्ट्रियल यूजेस जिससे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, वो उसमें भी आज ये पानी यूज हो रहा है इंडस्ट्रियल यूजेस में, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। उसके अलावा डैम्स और किस फायदे के लिए बनाए गए थे? भाई ये सोचते हुए भी बनाए गए थे कि जब नदी बहती है बारिश में, खास तौर से बहुत ज्यादा फ्लो तेज होता है, वो अपने बैंक्स को क्रॉस करके उनका पानी लोलाइन रीजन्स में दूर दूर तक फैल जाता है, तो फ्लड ज्यादा ना आए फ्लड प्रोन रीजन्स में, इसलिए ये सोचते हुए डैम्स बनाए गए थे। तो डैम्स का एक और पर्पस क्या है? फ्लड कंट्रोल। फ्लड कंट्रोल भी एक डैम का एक यूज है, यानी एक कारण है। इसके अलावा रिक्रिएशन, आप जानते हैं रिक्रिएशन में पहली बात आप देखिए, हम घर से एक टाइम अच्छा लेजर टाइम स्पेंड करने के लिए कहां जाना पसंद करते हैं? अच्छी जगहों पर, जहां पर एक सिनिक ब्यूटी हो, सुंदर जगह हो। तो भाई शहरों के अंदर या आसपास के इलाकों में जहां डैम है वहां पर ऑटोमेटिकली आपको पानी मिलेगा, हरियाली मिलेगी, बहुत बढ़िया सिनिक ब्यूटी मिलेगी। तो लेजर टाइम स्पेंड करने के लिए पिकनिक जाते हैं। इसके अलावा बहुत से डैम्स के अंदर क्या भी है कि वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, गेम्स होते हैं, तो वो सब चीजें किसमें आ रही है? रिक्रिएशन। तो रिक्रिएशन पर्पस भी एक डैम का एक कारण है। इसके अलावा देखिए इनलैंड नेविगेशन। अब डैम बहुत से ऐसे हैं, बहुत बड़े बड़े डैम्स हैं, जिसका एक किनारा दूसरा किनारा नजर नहीं आता, इतने बड़े डैम्स भी है। तो एक प्लेस को दूसरी प्लेस से कनेक्ट करने के लिए अब उनमें क्या चलाई जा रही है? छोटी छोटी नावें हैं, और जैसे हम देखते हैं कि छोटी शिप्स टाइप की जो वो होती है, फेरीज वगैरह, वो चलाई जाती हैं। तो वो एक तरीके से इनलैंड नेविगेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के अंदर काम में आ रही है। तो पानी के थ्रू, इनलैंड नेविगेशन के थ्रू, डैम्स की वजह से ये भी काम हो रहा है, इनलैंड नेविगेशन। और एक लास्ट जो एक और काम है डैम्स का, अब पानी इकट्ठा होगा तो क्या होगा? पानी एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं तो फिश ब्रीडिंग, यानी मछली उत्पादन वहां बढ़ाया जा सकता है। तो फिश ब्रीडिंग भी एक डैम का एक यूज है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि डैम के मल्टीपर्पस यूज है, इसीलिए इन्हें बोला जाता है मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। और आपको याद है, आपकी बुक में दे रखा है, आप पढ़िएगा कि वहां क्या लिखा है। जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, कौन थे? श्री जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद डैम्स के लिए क्या बोला था कि डैम्स आर द मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। अगर आप देखिए, उन्होंने टेम्पल्स के साथ उसको कंपेयर किया है। डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू के शब्द हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि देयर आर मल्टीपल यूज ऑफ डैम्स, इसीलिए इन्हें मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स भी कहा जाता है। अब ये तो बात हो गई इनके फायदों की और इनके यूजेस की, मगर अब जब डेकेड्स बीते, समय बीता, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हुए बड़े बड़े डैम्स के आजादी के बाद, उसके बाद जब ये समय बीता, कुछ डेकेड्स बीते, तो अभी क्या चीज देखने को मिल रही है? अब ये क्रिटिसिज्म के दायरे में भी आ गए हैं डैम्स। और वो क्यों आ गए हैं? अब इन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है। डैम्स की वजह से कई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो वो प्रॉब्लम क्या है, अब उसको हम समझेंगे, और इसीलिए उनको कहा जाता है डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स। और अभी हमने क्या पढ़ा था? एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। तो चलिए अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स। नाउ द मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आर कम इनटू स्क्रूटनी, यानी बहुत ज्यादा अब उनका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। तो कारण देखिए, पहला क्या लिखा है? हैजार्डस फॉर एक्वेटिक लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल। हैजार्डस, अब आप देखिए कि एक जो नेचुरल फ्लो होता है वाटर का, तो पानी में भी बहुत से एक्वेटिक एनिमल्स पाए जाते हैं, मराइन एनिमल्स पाए जाते हैं, मछलियां हैं और कई तरह के जीव जंतु हैं, ठीक है। अब उससे क्या हुआ है डैम्स बनने से, कि डैम्स पानी है जो आ रहा है बहता हुआ, तो पानी का एक काम है, रिवर्स का काम है इरोजनल वर्क। तो इरोजन करती हुई आती है, खास तौर से देखिए रिवर के
अपर कोर्स में बहुत ज्यादा इरोशन होता है, जहां से वो पहाड़ों पे से जब पानी आ रहा है तो बड़ी तेजी से बहता है, वो पानी बहुत सारी मट्टी कंकड़ पत्थर सबको काटता हुआ लाता है, इरोजनल एक्टिविटी होती है। अब बीच में आ गया डैम, तो अब वो जो मलबा यानी एक जो वो लोड लेकर आ रहा है पानी, वो तेजी से उसके साथ बह करके आ रहा है, लेकिन अब बीच में आने से, डैम आने से अब वो क्या होगा, वो वहां जमना शुरू हो जाता है। और इस तरीके से आप देखिए कि लेयर पर लेयर, तो काफी रिवर बेड जो है इस तरीके से डैम्स के वहां से लेकर पीछे तक रिवर जो बेड है वो कैसा होने लग गया है, रॉकियर होने लग गया है, यानी बड़ा कठोर होने लग गया है, क्योंकि उस पर लेयर्स किसकी जम रही है, इरोडेड मटेरियल की। तो इससे रॉकियर बेड हो रहा है रिवर का। अब रॉकियर बेड हुआ यानी नेचुरल इकोसिस्टम जो है, ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या हो गया, उससे खराब हो गया। तो उससे कई जीव जंतु यानी मराइन क्रीचर्स की लाइफ बड़ी खतरे में आ चुकी है, बहुत तो एक्सटेंट हो रहे हैं और एक्सटेंशन की कगार पर है। मछलियों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई है। अब आप देखिए मछलियां कई ऐसी होती है जिनका एक नेचर है, यानी ये नेचुरल चीज है कि वो स्पाउनिंग के यानी अंडे देने के लिए, स्पाउनिंग यानी अंडे देने के लिए वो माइग्रेट करती हैं, यानी नीचे से वो अपस्ट्रीम्स की तरफ जाती है बहुत सी मछलियां। अब बीच में आ गया डैम, तो आप सोचिए वो माइग्रेशन पॉसिबल होगा, एक्वेटिक जो मछलियां हैं उनका नहीं होगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं हैजार्डियस फॉर एक्वेटिक लाइफ बनता जा रहा है डैम्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल। आप देखिए जब हम कहीं पर पानी रोक रहे हैं, नेचुरल वेजिटेशन को कैसे नुकसान पहुंच रहा है। तो जब पानी हमने कहीं पर रिवर को ब्लॉक किया, डैम बनाया, तो उसके कई किलोमीटर्स में दूर दूर तक पानी फैल जाएगा। अब जितना पानी फैला वहां आसपास जितनी नेचुरल वेजिटेशन है वो सब सबमर्ज हो जाएगी पानी के अंदर। तो नेचुरल वेजिटेशन सबमर्ज हुई, साथ के साथ उनसे रिलेटेड जो इकोसिस्टम था वो भी बर्बाद हो गया। और सॉइल, जितनी सॉइल उपजाऊ मट्टी थी जो उस पूरे इलाके की, वो भी सबमर्ज होकर के खराब हो गई। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हैजार्डस फॉर एक्वेटिक लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल। दूसरा सोशल मूवमेंट, कौन से, नर्मदा बचाओ एंड टेरी डैम आंदोलन, ये नाम सुने होंगे आपने, कि देखिए सोशल मूवमेंट भी बढ़े हैं, यानी आंदोलन बढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ डैम्स। अब डैम कहीं बनाया तो पानी, मैंने जैसे कहा कि लार्ज एरिया में स्प्रेड होगा, कई किलोमीटर एरिया में स्प्रेड होता है। तो भैया पहले से जो लोग वहां रहते आ रहे हैं, ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, वहां आसपास के गांव हैं, उन्हें खाली करना पड़ रहा है। मीन्स दे वर फोर्स्ड और कंपेल्ड टू लीव देयर एंसेस्ट्रल प्लेसेस, उन्हें वहां से निकलना पड़ रहा है। और इसी की वजह से आप देखिए ये आंदोलन बढ़ रहे हैं डैम्स की वजह से, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेरी डैम आंदोलन, ये इसी वजह से हुआ। और देखिए आप, इसके अलावा हम तीसरा देखते हैं सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल। अब आप सोचेंगे सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल क्या, सॉइल में नमक की मात्रा बढ़ जाना, और अगर नमक की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा, सॉइल खराब हो जाती है, बंजर हो जाती है, किसी यूज की नहीं रहती है। ऐसा क्यों हो रहा है, अब जहां डैम्स बन गए आसपास उस इलाकों में पानी की कोई कमी नहीं है दूर दूर तक पानी को आसानी से थ्रू कैनाल्स पहुंचाया जा रहा है। तो आप देखिए क्या हो रहा है कि जो किसान है, अब पानी पहले कम था हिसाब से डलता था, अब ऐसा हो गया है कि पानी बहुत ज्यादा मिल रहा है तो बहुत पानी दे रहे हैं खेतों में, फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, जमीन में, भाई मट्टी में ही सारे सॉल्ट्स होते हैं, तो वो क्या हो रहे हैं, पानी के साथ डिसॉल्वेबल होते हैं, घुल घुल के जमीन के ऊपर लेयर पे आ जाते हैं। अब लेयर पे आने से क्या हुआ एक्सक्यूज मी, कि वो जो सॉइल है वो समय के साथ साथ सैलाइन होती जा रही है, नमकीन होती जा रही है, जो कि आगे चल करके यूजलेस हो जाती है, जिस पर खेती नहीं की जा सकती। आप इंदिरा गांधी कैनाल का एग्जाम्पल लीजिए, जो भाखड़ा नागल पंजाब से आ रही है, राजस्थान में पानी पहुंचा, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, कई इलाकों में जहां पहले पानी की कमी, तो बहुत, जब इंदिरा गांधी कैनाल से पानी आया तो वहां पे किसानों ने खूब खेती शुरू करी। अब आप देखिए उन्होंने इतना पानी दिया कि आज वहां पर भी ये प्रॉब्लम हो गई है, बहुत सी जगहों पर जमीन बंजर हो गई है, पानी की कमी से नहीं, पानी के ज्यादा देने की वजह से, सैलिनाइजेशन की वजह से। तो ये भी एक नुकसान हुआ है। राइट्स ओवर प्रायोरिटी,
झगड़े बड़े हैं साहब, झगड़े बड़े हैं, राइट्स ओवर प्रायोरिटी, दंगे। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी किसको दी जा रही है? ज्यादा पानी का पहुंचाया जा रहा है इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर्स में, शहरों में। अब भाई जिस इलाके में डैम बना है उसके आसपास के जो गांव के क्षेत्र हैं, जो गरीब परिवार हैं, जो ग्रामीण इलाके, वहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है। तो वो लोग इस वजह से क्या महसूस कर रहे हैं? डिप्राइव्ड महसूस कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटेड महसूस कर रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है? उनमें आंदोलन बढ़ रहा है, उनमें राइट्स बढ़ रहे हैं। एक एग्जाम्पल है साबरमती बेसिन। साबरमती बेसिन के आपके बुक में दे रखा है, देखिएगा कि किसानों ने क्या करा था? हायर प्रायोरिटी जो शहरों को दी जा रही थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को दी जा रही थी, डैम का पानी ज्यादा वहां पहुंचाया जा रहा था, उसके खिलाफ वहां पर दंगे होते होते बचे। यानी बहुत हालात खराब हो गए थे। और एक चीज देखिए, पैसे वालों को और फायदा मिल रहा है, तो वाइड गैप क्रिएट हो रहा है गरीब और अमीर में, अमीरी और गरीबी के बीच में वाइड गैप क्रिएट हो रहा है। यह भी एक कारण है। इसके अलावा इंटर स्टेट डिस्प्यूट। अब देखिए डैम बनने से यह भी प्रॉब्लम हो गई साहब। इंटर स्टेट, एक स्टेट दूसरे स्टेट के ऊपर ओवर प्रायोरिटी, ओवर बेनिफिट्स, ओवर शेयर ऑफ वाटर, उसके कारण से उनमें टेंशन्स बढ़ रही है, डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। ठीक है। उसके अलावा ट्रिगर्ड फ्लड। अभी हमने एडवांटेज में क्या पढ़ा था कि डैम्स इस सोच से भी बनाए गए थे कि डैम बनेंगे तो फ्लड कंट्रोल होंगे, मगर अब ये देखने को मिल रहा है कि डैम्स की वजह से ज्यादा फ्लड आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए समय के साथ साथ मैंने क्या बताया था, पहला जब हम डिसएडवांटेज पढ़ा, इरोजनल एक्टिविटी ऑफ वाटर, रिवर्स की वजह से डैम्स की जो कैपेसिटी थी, वो जो इरोडेड मटेरियल आता है वो जम के डैम्स के किनारों पे नीचे जम के उसकी कैपेसिटी डिक्रीज हो गई है पानी होल्ड करने की। तो अब जब तेज बारिश आती है तो क्या होता है? एकदम बहुत पानी आ जाता है डैम्स में और उन्हें उनके गेट्स को खोलना पड़ता है और इतनी तेजी से पानी निकलता है कि आगे कई किलोमीटर एरिया में लोलाइन रीजन्स में फैल जाता है और बाढ़ बढ़ रही है। यानी फ्लड ट्रिगर्ड हो रहे हैं और ज्यादा बढ़ रहे हैं ड्यू टू डैम्स। ओके, ट्रिगर्ड फ्लड्स। इसके अलावा लॉस ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर। अब इससे क्या मतलब है साहब? लॉस ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर। अब आप देखिए, मैंने कहा फिर वही एक नेचुरल चीजें होती है, डैम तो मैन मेड है, अब नेचुरल फ्लो है रिवर का, तो रिवर बरसात मतलब वैसे अपने नॉर्मल अपने कोर्स में बह रही है। बारिशों के समय में लोलाइन रीजन फ्लडेड हो जाते थे, सेंचुरीज से होते आ रहे हैं, सिंस एंशिएंट टाइम से होते आ रहे हैं। लेकिन जब बारिश का पानी, जब बारिश बंद होती है और रिवर का पानी जब फ्लडेड एरिया में खत्म हो जाता तो वहां पर फ्रेश लेयर ऑफ सिल्ट जम जाती थी, यानी नेचुरल फर्टिलिटी उस जमीन की रिवर्स की वजह से बन जाती थी। अब क्या हो गया? बीच में डैम आ गया, तो जो वो नेचुरल फर्टिलाइजर है जो रिवर इरोजन के रूप में लेके आ रही है सिल्ट वगैरह, वो अब पूरी तरह फ्लड जो रीजन्स है, लोलाइन रीजन से वहां नहीं पहुंच रहा है, समझ रहे? तो वहां पर नेचुरल फर्टिलिटी उस लैंड की कम हो रही है। इसके अलावा देखिए लास्ट, इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स, इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स एंड वाटर बोर्न डिजीजेस। अब देखिए क्या है मतलब, अब देखिए पानी जब एक जगह इकट्ठा हो रहा है, कई किलोमीटर में इकट्ठा हो रहा है डैम बनने से, तो जब इकट्ठा पानी है तो जमीन के नीचे भी परकोलेट होगा, नीचे भी जाएगा। अब जमीन नीचे से क्या है? गर्म। जैसे जैसे जमीन को हम खोदते हैं अंदर गहराई में जाएंगे तो गर्मी बढ़ रही है। आपको पता है मैग्मा चैम्बर है जिसमें से मैग्मा निकल के और जमीन पे बहता तो लावा कहलाता है, यानी कितना गर्म है अर्थ नीचे से। अब जब वो पानी एक जगह स्टोर हो रहा है बड़ी मात्रा में, वो जमीन के नीचे भी तो जा रहा है परकोलेट होके। अब आप प्रेशर कुकर को याद कीजिए, प्रेशर कुकर, अगर प्रेशर कुकर की सीटी वाली जगह को हम बंद कर दें और उसमें पानी डाल के गैस पे चढ़ा दें तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? ब्लास्ट होगा। क्यों? क्योंकि स्टीम को निकलने के लिए जगह चाहिए, स्टीम में बड़ी पावर होती है। तो ऐसे ही जो पानी बड़ी संख्या में नीचे एब्जॉर्ब हो रहा है तो क्या हो रहा है? नीचे स्टीम क्रिएट हो रही है गर्मी की वजह से, और स्टीम निकलने के लिए जो लेयर्स हैं, रॉक्स की लेयर्स, उन पर प्रेशर लगाती है और इस वजह से अर्थक्वेक की चांसेस बढ़ रहे हैं डैम्स की वजह से। और आप देखिए वाटर बोर्न डिजीजेस, आप कहते हैं ना रनिंग वाटर इज फ्रेश बट स्टेगनेंट वाटर, रुका हुआ पानी कई वायरस कीटाणुओं को पैदा करता है।
भरा हुआ पानी नहीं होना चाहिए, रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए। अब डैम्स की वजह से कई वाटर बोर्न डिजीजेस, कंटेमिनेटेड वाटर हो रहा है, और कंटेमिनेटेड यानी पानी दूषित हो रहा है, कीटाणु जीवाणु बढ़ रहे हैं, और उस पानी को जब लोग यूज करते हैं तो क्या होता है, अगर फिल्टर सही नहीं हुआ तो वो कई बीमारियों के शिकार होते हैं। तो वाटर बोर्न डिजीजेस भी बढ़ रही है, अर्थक्वेक के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो ये लास्ट कारण था जो यहां पर समझाया गया है, डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर, डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। तो देखिए अब क्या करें भाई, तो पानी तो चाहिए लेकिन फिर भी अब डैम ना बनाए तो क्या करें, क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम इस तरीके की समस्याओं से भी बच जाए और पानी की अवेलेबिलिटी हो। तो इसके लिए आपका जो लास्ट सेक्शन है चैप्टर का, वहां पुराने कुछ उपाय बताए गए हैं जो कि इको फ्रेंडली थे, और वो क्या है, चलिए अब हम उनको डिस्कस करते हैं। उन्हें बढ़ावा देना जरूरी है। अभी हमने क्या देखा कि डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, यानी डैम्स के इतने सारे अब डिसएडवांटेजेस सामने नजर आ रहे हैं। तो अब क्या करें, लेकिन पानी तो चाहिए। तो यहां पर आपके लास्ट टॉपिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग में उसके बारे में समझाने की कोशिश की गई है, और उसमें क्या लिखा है आप देखिए कि पीपल हैड इन डेप्थ नॉलेज टू स्टोर रेन वाटर, टू हार्वेस्ट रेन वाटर इन डिफरेंट पार्ट्स इन डिफरेंट रीजन्स। यस, और इट वॉज ट्रू, ये बिल्कुल सही बात है। पहले भी लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते थे, यानी जो बारिश का पानी आ रहा है उसे वो कोशिश करते थे कि ज्यादा से ज्यादा रोक सके, ताकि वो उसका उपयोग आगे कर सके। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग टेक्निक्स अपनाई जाती थी और वो इको फ्रेंडली हुआ करती थी। तो आज जरूरत क्या है, आज जरूरत इसी बात की है कि हम ज्यादा से ज्यादा डैम्स के ऊपर ध्यान तो दें, ठीक है, मगर ज्यादा से ज्यादा पानी की अवेलेबिलिटी के लिए वो जो टेक्निक्स है, जो ओल्ड टेक्निक्स है, उनको बढ़ाना बहुत जरूरी है। सो व्हाट आर दोज टेक्निक्स? तो आपके बुक में देखिए क्या बता रखा है कि उन टेक्निक्स के बारे में बता रखा है। जैसे कि पहला यहां पर मैंने मार्क किया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, डायवर्जन चैनल्स, डायवर्जन चैनल्स, कुल्स एंड गुल्स। डायवर्जन चैनल्स कहलाते हैं कुल्स एंड गुल्स। अब बात आती है कि ये टेक्निक कहां यूज होती है, तो ये टेक्निक ज्यादातर वेस्टर्न हिमालयन रीजन्स में वहां पर यूज होती है, क्योंकि आपको पता है, देखिए पहाड़ी इलाकों में बारिश खूब होती है, मगर पहाड़ है तो पानी रुकेगा नहीं, वो बह जाएगा, तो इसलिए पानी की कमी रहती है। तो वहां पर लोग क्या करते थे, और अभी भी कई जगहों पे करते हैं, कि वो पानी जो जैसे बह रहा है उसको डाइवर्ट करते थे, और एक तरीके से जहां पर उसको स्टोर कर सकते थे, गड्ढा, बड़ा गड्ढा करके, बड़ी जगह जहां पर भी उनको स्टोर करने की जगह मिल जाए, इस तरीके से वहां पे एक छोटा पॉन्ड क्रिएट करके वो सारा पानी उसके अंदर वो इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस तरीके से वो पानी जब वहां स्टोर हो गया तो दे कैन यूज दैट वाटर लेटर ऑल्सो, ओके, फॉर डिफरेंट पर्पज। तो इसे कहते हैं वहां पर कुल्स एंड गुल्स, वेस्टर्न हिमालयन रीजन। दूसरी तरफ हम देखते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये तो आपने सुना भी होगा, और आप देखिए ये ज्यादातर यूज होता था राजस्थान के अंदर। राजस्थान में कहां पर, राजस्थान में एरिड रीजन, जैसा कि हम जानते हैं जैसलमेर, बाड़मेर, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां बारिश बहुत कम होती थी। तो वहां पर लोग क्या करते थे, इस सिस्टम को यूज करते थे, रेन वाटर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। और आपकी बुक में इसी के बारे में डिटेल में दे रखा है, और वो क्या है अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में इसके बाद। मगर आप ये याद रखिए कि ये भी एक ओल्ड टेक्निक है, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इसको हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। देखिए उसके अलावा आप देखिए इनंडेशन चैनल्स। अब बात आती है इनंडेशन चैनल्स कहां होते हैं, कहां पर ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बहुत उपयोगी है। तो इनको यूज किया जाता है, इनंडेशन चैनल्स बनाए जाते हैं फ्लड प्लेन रीजन्स ऑफ बंगाल। अब आप सोचेंगे कि सर आप फ्लड प्लेन रीजन कह रहे हैं तो पानी की कैसा कमी हो गई? भाई माना कि फ्लड प्लेन रीजन है, वहां पर बहुत बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है, मगर
रेस्ट ऑफ द ईयर, बारिश के मौसम में ऐसा होता है, लेकिन बाकी समय में नदी के आसपास तो ठीक है, जो नदियां बह रही है, पानी अवेलेबिलिटी है, मगर जैसे जैसे नदियों से दूर जाएंगे तो पानी की अवेलेबिलिटी इतनी आसान नहीं होती है। तो वहां पर क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, लॉन्ग लंबे लंबे गहरे गड्ढे, ट्रेंचेस की तरह खोद दिए जाते हैं, रिवर्स के पैरेलल में या रिवर्स के मीन्स एक लॉन्ग लंबे गड्ढे रिवर्स के ये फ्लड प्लेन्स के अंदर, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बना के बताता हूं कि इस तरीके से देखिए, ये लंबे लंबे गड्ढे खोद दिए गए। अब ये गहरे गड्ढे हैं, ठीक है, गहरे गड्ढे हैं। अब ये गहरे गड्ढे क्या है, लंबे लंबे बना दिए गए। अब क्या होगा, जैसे बारिश होगी, बारिश के मौसम में फ्लड प्लेन्स है तो नदियां फ्लडेड होंगी तो दूर दूर तक पानी फैल जाता है। अब पानी फैल गया तो इनंडेशन चैनल्स में भी भर जाता है। अब जब बारिश का मौसम गया तो नदी अपने ओरिजिनल ट्रैक पर यानी अपने ओरिजिनल पाथ पे बहने लगती है, तो इनके अंदर वो पानी भरा रह जाता है। दैट कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन फॉर सेवरल अदर पर्पसेस। तो इनंडेशन चैनल्स बंगाल में बनाए जाते थे, फ्लड प्लेन रीजन में। इसके अलावा आप देख सकते हैं खडीन्स इन जैसलमेर एंड जोहर्स इन अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान। अब खडीन्स इन जैसलमेर एंड जोहर्स इन अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान, ये भी राजस्थान की टेक्निक है। क्या है खडीन्स का मतलब है कि देखिए, जहां खेतों के अंदर खेत देखिए आप के जैसलमेर के अंदर आप ये देखिए कि जो खेत हुआ करते थे किसानों के, और जैसे बारिश हुई तो पानी जिस डायरेक्शन में बहता है, एक तरीके से उसकी बाड़ाबंदी कर देते हैं खेत की, चारों तरफ मड वॉल बना दी या कुछ स्टोन से वॉल बना दी। तो अब क्या होगा कि पानी जैसे बहेगा तो वो खेत से बाहर नहीं जाएगा, वो काफी सारा उसमें स्टोर होगा, यानी पूरा खेत एक तरीके से एक कुछ समय के लिए एक छोटी लेक या एक पॉन्ड की तरह बन जाएगा। तो इससे पानी वहां होल्ड हो रहा है और वो बाद में कहां जाएगा, वो जमीन के अंदर जाएगा, तो उससे सॉइल का मॉइस्चर बढ़ेगा। सो दैट कैन बी यूज लेटर ऑन टू ग्रो क्रॉप्स। ओके, सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि खडीन्स और जोहड़ भी उसी तरीके की चीज होती है कि गांव के आसपास जहां से पानी बहता है वहां पर गांव वाले गड्ढा खोद देते हैं और गहरा, और उस मड से बड़ी बड़ी वॉल बना देते हैं चारों तरफ उस गड्ढे के। तो जो पानी बह रहा है वो उसमें इकट्ठा होगा बारिश के समय में, और वो पानी आगे चल करके गांव के काम आएगा, इरिगेशन के काम आएगा, सेवरल यूज आएगा, ठीक है ना। तो उसको जोहड़ बोलते हैं। जोहड़ इस तरीके से आप समझिए कि जैसे पानी बह रहा है तो यहां ऐसे गड्ढा खोद करके और ये वॉल बना दी तो पानी यहां इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा होगा, तो इकट्ठा होने से वो पानी बाद में यूज किया जा सकता है। तो ये ओल्ड टेक्निक्स हैं जो बहुत ही हम कह सकते हैं आज के समय में यूजफुल हो सकती है, इन्हें बढ़ाना बहुत बहुत जरूरी है। और अब हम देखेंगे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या होता है, उसको डिटेल में समझेंगे। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो देखिए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता क्या है, इससे कैसे पानी को कलेक्ट किया जाता है, रेन वाटर को, ठीक है, और किन रीजन्स में किया जाता है जहां पानी कम बरसता है, एरिड रीजन, जैसे राजस्थान में इसको वेस्टर्न राजस्थान में बहुत यूज किया जाता है, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, यहां पर। तो देखिए सिस्टम क्या है, तो ये मैंने यहां पर समझाने के लिए एक सिस्टम यहां पे मैंने बनाने की कोशिश की है, बताने के लिए कि जैसे ये बारिश बरस रही है, देखिए आप बारिश हो रही है, मकान है, तो अभी क्या हो रहा है, मकान की छत पर ये पानी इकट्ठा हो रहा है। तो ध्यान रखें, पहला जो पानी होता है वो इकट्ठा नहीं किया जाता है, उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, नालों में नालियों में बहा दिया जाता है, बहने दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बारिश के पानी से छत पर जमी धूल और गंदगी वो भी पानी के साथ बहती है, तो गंदा पानी इकट्ठा नहीं करते। बट उसके बाद से जो भी बारिश होती है उसके पानी को देखिए कैसे कलेक्ट करते हैं कि जैसे इकट्ठा हुआ, ये इस छत की नाली पीवीसी पाइप से जुड़ी हुई है। ये देखिए पीवीसी पाइप, ये रेन वाटर है ये पीवीसी पाइप इस तरीके से कनेक्ट है, और पीवीसी पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड एक संप बनाया जाता है, संप यानी टैंक, ठीक है, एक टैंक बनाया जाता है और सारा पानी उस टैंक में कलेक्ट कर लिया जाता है। ओके, उसको भरने दिया जाता है। अब देखिए हो भी सकता है
कि इस टैंक को मतलब बारिश में भर जाए, ओवरफ्लो हो, तो उसके बाद क्या करते हैं कि अगर पानी से टैंक भर भी गया तो उसका ऊपर से कनेक्शन होता है गांव के वेल के साथ, तो वो पानी बह करके भरने के बाद वेल में जाता है और वेल का जो है पानी रिचार्ज होता है, इससे अंडरग्राउंड वाटर लेवल राइज होता है, यानी वेस्ट कुछ नहीं हो रहा है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। और ये टैंक जो है इसको यहां पर राजस्थान में टंका या टाका भी कहते हैं। ओके, और ये जो पानी स्टोर किया गया है ये पानी राजस्थान में कहलाता है पालर पानी। इस पानी को क्या बोलते हैं? जो टैंक्स में स्टोर करते हैं, घरों के अंदर बड़े बड़े टैंक्स इस तरीके से बनाए जाते हैं और इस तरीके से यहाँ पे स्टोर किया जाता है। लेकिन आपको एक चीज और जान करके दुख होगा कि जब से इंदिरा गांधी कैनल आई है, जिसको राजस्थान भी कैनल भी कहते हैं, तो उससे जब पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है उन इलाकों में, तो अब लोगों ने इस सिस्टम में इंटरेस्ट लेना कम कर दिया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसको कंटिन्यू होना बहुत जरूरी है अगर अच्छे से रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, पानी की दिक्कत को खत्म करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये टेक्निक और कहां यूज हो रही है, तो हम देख सकते हैं शिलोंग। शिलोंग क्या है? कैपिटल ऑफ मेघालय। यूं तो मेघालय में दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है दो जगह, दुनिया में सबसे ज्यादा, चेरापूंजी, और एक जो सबसे ज्यादा बारिश होती है वो है मौसिनराम, मेघालय में ही है। लेकिन फिर भी वहां की जो कैपिटल है वहां पर पानी की कमी होती है। मैंने सिंपल सा एक लॉजिक बताया, पहाड़ी इलाके बारिश बहुत होती है मगर ज्यादातर पानी बह जाता है। और शिलोंग तो किस तरफ पड़ता है? लीवर्ड साइड में पड़ता है, यानी जहां पर बारिश कम होती है उस साइड में पड़ता है, लीवर्ड साइड, विंडवर्ड एंड लीवर्ड साइड, तो इसलिए पानी कम होती है। तो यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को यूज किया जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए कमाल की बात, जो मैसूर का एक विलेज है गेंदाथुर, आप देखिए आपके बुक में दे रखा है गेंदाथुर, वहां के विलेज वाले तो बहुत पानी इकट्ठा कर लेते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, और इतना पानी होता है कि उनका सारा काम उसी से चल जाता है। तो गेंदाथुर विलेज, मैसूर, कर्नाटका। उसके बाद आप देखिए कितनी अच्छी बात हुई है, तमिलनाडु इंडिया फर्स्ट स्टेट, इंडिया का पहला स्टेट है तमिलनाडु, दैट मेड कंपल्सरी। उसने क्या कर दिया है उस स्टेट ने? देखिए तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैड मेड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी। कंपल्सरी कर दिया टू ऑल द हाउसेज। अगर आपको मकान बनाना है, अगर आपको मकान बनाना है, नक्शा पास कराना है, तो उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बताना, उसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से काम हो रहा है। और ये जो टेक्निक्स है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम इकोलॉजिकल अच्छे से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ज्यादा से ज्यादा रेन वाटर स्टोर कर सकते हैं, उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे वाटर स्कैर्सिटी कम हो सकती है। और इसके अलावा एक बॉक्स में पीछे की तरफ आपके दे रखा है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। बैम्बू ड्रिप ये भी हिमालयन रीजन्स में होता है कि बांस को काट काट के जहां से पानी बहता है उससे पानी को डाइवर्ट किया जाता है बांसों में बहा करके, और वो पानी कलेक्ट करते हैं वहां पे लोग। तो बैम्बू इरिगेशन वहां पे आप देखेंगे बैम्बू ड्रिप, तो आप बॉक्स में भी पढ़िए। तो इस चैप्टर में ये सारी बातें दे रखी है। हमने क्या क्या सीखा इस चैप्टर में? पहले हमने सीखा था कि वाटर से रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स। उसके बाद हमने सीखा वाटर स्कैर्सिटी फिर भी बहुत ज्यादा है, जबकि दुनिया में पानी, लैंड से भी ज्यादा पानी है, मगर वाटर स्कैर्सिटी बढ़ती जा रही है। तो उसके कॉजेज हमने देखे थे। फिर हमने देखा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, यानी लार्ज डैम्स। ये डैम्स की बात करें हम, उसके पहले हमने एडवांटेजेस पढ़े, फिर डिसएडवांटेजेस पढ़े, और इसी वजह से लास्ट में आपको ये बताया गया है कि क्या मेथड्स यूज और होने चाहिए जिससे हम वाटर स्कैर्सिटी को कम कर सकें। तो आज हमने अभी यही पढ़ा था इस सेकंड वीडियो में कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम। तो हिमालयन रीजन में क्या हो रहा है, डाइवर्जन चैनल्स बनाए जा रहे हैं वेस्टर्न हिमालयन रीजन में, पहले भी बनाए जाते थे, पुल्स एंड गुल्स कहलाते हैं वो वहां वेस्टर्न हिमालयन रीजन में। दूसरा हमने देखा राजस्थान या एरिड रीजन्स के अंदर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेस्ट मेथड है। उसके बाद हमने देखा था बंगाल के जो फ्लड प्लेन्स हैं, या जो फ्लड प्लेन्स है वहां क्या होने चाहिए, इनंडेशन चैनल्स जैसे पहले भी बनाए जाते थे। और इसके अलावा आप देखिए और भी राजस्थान में या एरिड रीजन्स में
खडीन्स जैसलमेर में बनाए जाते हैं, यानी खेतों के जहां जिस तरफ पानी का फ्लो है, ढाल है, उस तरफ क्या कर दी जाती है, वॉल, मड वॉल या पत्थरों को यूज करके वॉल बना दी जाती है, जिससे खेतों का पानी उसी में भर जाए। तो ये कहलाते हैं खडीन्स। और जोहर्स अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान में इस तरीके से ये किया जा रहा है। और लास्ट में हमने सीखा है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की डिटेल सीखी है। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं और अपने दोस्तों को भी जरूर समझाएं। और अगर आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भेज सकते हैं और कमेंट को मैं पढ़ करके उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, एंजॉय।